नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोशल रिसर्च के टॉपिक वैज्ञानिक पद्धति पर। मैं डॉक्टर अरविंद बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज बरेली। जैसा कि पिछले कई लेक्चर्स में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, लेकिन जब तक कि हम सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम वास्तविक रूप से हम रिसर्च में वैज्ञानिकता का समावेश, विज्ञान का समावेश नहीं कर सकते। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही सामाजिक शोध या शोध किए जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति के अभाव में शोध करना उतना सही नहीं माना जाता जितना कि देखा जाता है। वास्तविक रूप से सामाजिक शोध के लिए वैज्ञानिक पद्धति का ही प्रयोग करके हम वास्तव में शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति से पहले अगर हम ध्यान देते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान है। अर्थात अगर हम क्रमबद्ध ढंग से कोई कार्य करते हैं तो वो विज्ञान है। क्रमबद्धता का मतलब ये नहीं शॉर्टकट नहीं है। जब हम उसमें स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करने के लिए आगे आते हैं तो वही विज्ञान है। तो एक तरह से हमारे जीवन में जो भी कार्य नियम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं वो विज्ञान है। यह एक तरह की वैज्ञानिक पद्धति, एक तरह की क्रियाविधि है जिसका प्रयोग हम अनुसंधान में करते हैं। एक तरह से रिसर्च में अगर हम व्यवस्थित ढंग से स्टेप बाय स्टेप एक तरह से वर्गीकरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, अनुसूची का प्रयोग करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब कहने का कि वैज्ञानिक पद्धति में विज्ञान के अंतर्गत आने वाली वो सभी स्टेप्स का हम प्रयोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार चल रहे हैं। बात यह आती है कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने वैज्ञानिक पद्धति के लिए क्या बात कही है, जिसमें हम अगर हम बात करें, बर्नार्ड ने बात की है कि विज्ञान में 6 प्रमुख क्रियाएं हैं, जिसमें परीक्षण है, सत्यापन है, परिभाषा है, वर्गीकरण है, संगठन है एवं परिमार्जन है। मतलब कहने का अगर हम परीक्षण कर सकते हैं, अगर हम उसका सत्यापन कर सकते हैं जो कुछ हमने प्राप्त किया है, अगर हम उसको परिभाषित कर सकते हैं, मतलब हम जिस रूप में परिभाषित कर सकते हैं दूसरा उसी के रूप में उसको समझेगा, हम वर्गीकरण करते हैं, हम उसमें संगठन की बात करते हैं एवं परिमार्जन की बात करते हैं, तो ये विज्ञान की प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। इसमें पूर्वानुमान एवं व्यवहारिक क्रियाएं भी सन्निहित हैं। मतलब जो कुछ हमने प्राप्त किया उसके आधार पर हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं एवं व्यवहारिक क्रियाओं को भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि वैज्ञानिक पद्धति को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। लुंडबर्ग के हिसाब से वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों या तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण है। बहुत सही लुंडबर्ग ने कहा है कि जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं, खासकर सामाजिक शोध करते समय, उन डाटा को अगर हम देखते हैं कि उनको या तथ्यों को हम व्यवस्थित करके जो जिस रूप में है उसको व्यवस्थित करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसको उसी समानता के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं और अंत में उसका विश्लेषण करते हैं, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है। इसी तरह वुल्फ ने कहा है, विस्तृत अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति है। व्यापक अर्थों में इन्होंने दृष्टिकोण कहा है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है वो वैज्ञानिक पद्धति है। यही बात एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जिक्र किया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है। हम इसको एक सामूहिक शब्द के रूप में कह सकते हैं जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिसकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है।
व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य अनुसंधान की किसी भी ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। जिसमें मतलब हम निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक तरह से यहाँ पर ब्रिटानिका का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी हद तक वुल्फ के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। उन प्रक्रियाओं से होकर अगर एक अनुसंधानकर्ता गुजरता है तो वो वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार है। मतलब इसमें हम उस व्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये एक तरह से ये वैज्ञानिक पद्धति है। अब अगर हम यहाँ पर एक थाउलेस की दृष्टिकोण को भी देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक प्रणाली है जो कि विभिन्न विज्ञानों में भिन्नता दर्शाते हुए एक सामान्य प्रकृति को बनाए रखती है। एक तरह से सामान्य नियमों की खोज के लक्ष्य को प्राप्त हेतु मतलब एक तरह से ये इस तरह के नियम बनाती, किसी एक के लिए नहीं, किसी दो के लिए नहीं, बल्कि एक सामान्य नियम होता है और उसके आधार पर विज्ञान के दृष्टिकोणों को एक तरह से स्थापित करती है। यहाँ पर हम यही बात कहते हैं कि एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति के जरिए हम सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब कोई चमत्कार नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। हम जब भी स्टेप बाय स्टेप की बात करते हैं तभी हम कह सकते हैं ये विज्ञान है। अगर इन परिभाषाओं के आधार पर हम बात करते हैं तो हमको कुछ बातें समझ में आती हैं। वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का वर्गीकरण करती है, जैसे कि कई समाजशास्त्रियों ने कहा, तथा विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंधों और क्रम का निरीक्षण करती है। मतलब हम वैज्ञानिक पद्धति में एक ही तरह की सोच वाले, एक ही तरह के विशेषता रखने वाले लोग को एक साथ रखते हैं, दूसरे वालों को दूसरी जगह रखते हैं, तीसरे वालों को तीसरी जगह, अर्थात उनको वर्गीकृत करते हैं और उनको विभिन्न तथ्यों के आपस में पारस्परिक संबंध और क्रम का निरीक्षण करते हैं। एक बात यह है। एक दूसरी है, ये रचनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियम की खोज करती है। एक तरह से रचनात्मक कल्पना के द्वारा जो वैज्ञानिक नियम हैं उनको प्रस्तुत करती, खोज करती है। स्वयं ही किसी विषय की समालोचना करती है, अपने आप ही किसी विषय की समालोचना करती है और समान बुद्धि के समान लोगों, सभी लोगों के लिए समाज के रूप में उपयोगी होती है। एक तरह से सभी के लिए एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति उपयोगी होती है। अब इसके विभिन्न करैक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि एक तो ये बात है कि वैज्ञानिक पद्धति में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वस्तुनिष्ठता की बात की जाती है। वस्तुनिष्ठता जिसमें कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो, जिसमें भाई भतीजा वाली बात ना हो, जिसमें कोई अपने धर्म की बात ना करे, जिसमें अपने खास की बात ना करे, इन सब से ऊपर उठ के, यानी अगर हम बात करते हैं व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ तो दो रुपये में दिखाई पड़ता है। अगर हम व्यक्तिनिष्ठ से हट के काम करते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है। यहाँ पर बिलस्ट्रेट की जो बात कही गई है, उन्होंने कहा है वैज्ञानिक निष्कर्ष वैज्ञानिक की प्रजाति, वर्ग, विश्वास, व्यवसाय, राष्ट्रीय, धर्म, नैतिकता और राजनीतिक अभिरुचियों से स्वतंत्र है। मतलब जब भी हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण पे भी ध्यान देते हैं तो वो किसी की प्रजाति से संबंधित नहीं होना चाहिए, किसी की जाति से संबंधित नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म से संबंधित, किसी राष्ट्र के संबंध से संबंधित नहीं होता। वहाँ पर हम नैतिकता की बात भी नहीं कर सकते, वहाँ पर राजनीति की बात भी नहीं कर सकते। अगर कोई अनुसंधान करता इन सब से ऊपर उठ के कुछ जानने का प्रयास कर रहा, यानी वो वस्तुनिष्ठ है। तो एक तरह से वस्तुनिष्ठता का मतलब जिसमें आप अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग हटके अध्ययन करते हैं। आप बिल्कुल तटस्थ रहते हैं कि हमको इस चीज़ के बारे में जानना है और इस चीज़ को जानने के लिए हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो अगर हमारी जाति का है, हमारे धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारे देश का है, उस बारे में ध्यान नहीं दिया, बल्कि जैसा है, जिस रूप में है, उसका व्यवहार जिस रूप में है, उस रूप में ही उसको
ग्रहण करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, तो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण कहलाता है। ज्ञान का आधार एक बिंदु ये हो सकता है, जब हम घटनाओं को समझने की बात करते हैं, घटनाओं में जो भी घटना घटित होती है उसके बारे में जानने के प्रयास करते हैं और उसमें हम समाज नीति का प्रयोग करते हैं, प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, अनुसूची का प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। जब हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तो ये हमने ज्ञान का आधार लिया है। यानी एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का, इन स्टेप्स का प्रयोग करते हुए अगर किसी निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो ये ज्ञान का आधार लेते हैं। यानी एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है सत्यापनशीलता। एक तरह से बात कहीं कि वैज्ञानिक पद्धति में सत्यापनशीलता का विशेष गुण है। मतलब जो चीज़ हमने टेस्ट करके प्रस्तुत की, जो नियम हमने बनाया, जो निष्कर्ष हमने निकाला, वो निष्कर्ष ये नहीं कि मेरा अपना है, वो निष्कर्ष ये नहीं कि वो निष्कर्ष आज के लिए है, वो कल के लिए है, ऐसा नहीं है। जो भी निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति के जरिए निकाला जाएगा उसमें सत्यापनशीलता का विशेष गुण है। कभी भी उसको टेस्ट किया जा सकता है, कभी भी कोई इसको देख सकता है। मतलब अगर कोई कह दे कि मैंने ये खोज कर ली और दूसरा कह भाई खोज सही है या नहीं, हम टेस्ट करके तो देखें। अगर वो टेस्ट करने में सही होती है तो इसका मतलब वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है। यानी एक सत्यापनशीलता का विशेष गुण होता है। यानी ये बातें वैज्ञानिक पद्धति में देखी जाती है, यानी हम उसको कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। निश्चितता, डेफिनेटनेस हम कह सकते हैं। जब हम बात करते हैं, हमने वस्तुनिष्ठता का प्रयोग किया, जब उसमें सत्यापनशीलता की बात आती, जब उसमें सत्यापनशीलता है, जब देख रहे से वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है, तो निश्चितता अपने आप आ जाएगी। यानी निश्चित आधारों पर ही अध्ययन किए जाते हैं यदि वस्तुनिष्ठ है। अगर वस्तुनिष्ठता नहीं होती, अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, अगर उसमें ज्ञान का आधार यानी उसमें अवलोकन का प्रयोग नहीं किया गया रहता या वर्गीकरण का प्रयोग नहीं किया रहता, तब तो नहीं निश्चितता रहती। लेकिन हम निश्चित हैं यानी क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया, यानी वैज्ञानिक पद्धति में निश्चितता का दृष्टिकोण है। यानी उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। उसमें ये नहीं है कि ये रिपोर्ट गलत होगी, ये कैसा होगा। अगर गलत होगी तो होगी, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसको कोई दूसरा भी करेगा तो उसके लिए भी गलत हो। अगर किसी धर्म या जाति का अध्ययन किया गया है, तो अगर किसी जाति में कोई प्रॉब्लम है, दो जातियों के बीच संघर्ष का दृष्टिकोण के कारण खोजा गया, तो अगर उसको वर्गीकरण के जरिए, अवलोकन के जरिए, प्रश्नावली के जरिए बाकायदा उसको टेस्ट किया गया, बाकायदा उसका एक तरह से अनुसंधान किया गया है, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई, तो उसका जो कारण आया वो उसमें निश्चितता है, निश्चितता का दृष्टिकोण पाया जाता है। ये वैज्ञानिक पद्धति का एक गुण कहा जा सकता है। कार्य कारण संबंध, ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी घटना अचानक घटित नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। संसार की में प्रत्येक घटनाएं किसी न किसी कारण से घटित होती हैं, हम सभी जानते हैं। तो उस कारण को हम खोजते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो सब साइंटिफिक दृष्टिकोण से खोजे जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में कार्य कारण के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोरोना महामारी है, अब कोरोना महामारी को लेके कुछ लोग कहें कि नहीं दैवीय आपदा है और इसमें झाड़ फूक करने से ठीक हो जाएगा। नहीं, उसका कारण एक वायरस है जिसका नाम कोविड-19 रखा गया। उस वायरस को समाप्त करके कोई वैक्सीन तैयार करके वो वैक्सीन ही उसको ख़त्म कर सकती है, न कि कोई झाड़ फूक, न कोई चमत्कार। उसको उस वैक्सीन से ही खत्म किया जा सकता है। मतलब उसका कारण क्या कहा? वायरस है। तो ये कोई दैवीय आपदा नहीं है। तो यहाँ पर कार्य कारण का बात करते हैं तो वो वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं। इसके अलावा तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, जैसा कि अभी बताया है कि जब हम तथ्यों जो फैक्ट इकट्ठा किए हैं, तो जो तथ्य इकट्ठा किए हैं, अगर हम उसमें वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं, जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है, एक तरह की विशेषता रखने वाले तथ्यों को एक जगह रखा, दूसरी तरह की विशेषता रखने वालों को दूसरी जगह रखा, तीसरी तरह की विशेषता रखने वालों को तीसरी जगह रखा। अगर हमने उसको उसी क्रम में सजाया है, उसका प्रयोग किया है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं, तो इसका मतलब हमने साइंटिफिक दृष्टिकोण का पालन किया है। तो एक तरह से
हम वैज्ञानिक पद्धति की बात जब करते हैं तो उसमें हम अपने आप वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं, अपने आप उसका विश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा। वैज्ञानिक पद्धति में ये भी है कि हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल के एक निश्चित रूप से शोध में हम एक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। लेकिन सिद्धांत जो बनते हैं उनकी पुनर्परीक्षा कभी भी संभव है, कभी भी कोई भी उसको टेस्ट कर सकता है। जिस पद्धति के द्वारा पुनर्परीक्षा संभव नहीं है वो साइंटिफिक मेथड का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब उसको हम वैज्ञानिक पद्धति का दृष्टिकोण नहीं कह सकते। जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं है वो शोध नहीं है। एक तरह से या तो वो दार्शनिक है या काल्पनिक पद्धति हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है और एक सिद्धांत का निर्माण किया है तो सिद्धांत वही है जिसकी पुनर्परीक्षा संभव है, वरना वो सिद्धांत नहीं है। कोई ये कह दे कि हमने एक सिद्धांत का निर्माण किया, अगर वो सिद्धांत है तो उसकी कभी भी परीक्षा हो सकती है। उसकी अगर सिद्धांत भारत में बनाया है तो उसकी अमेरिका में टेस्ट हो सकता है, अमेरिका में बनाया तो भारत में टेस्ट हो सकता है, यानी उसकी पुनर्परीक्षा संभव है, तभी वो सिद्धांत बना है, यानी उसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। भविष्यवाणी की क्षमता, वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी की बात नहीं करता, लेकिन जब हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा घटना के कार्यकारण संबंधों को जानकर उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमको ये पता चलता है कि लगातार जो हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है या चाइना की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसका कारण ये हो सकता है कि जल्दी जल्दी मैरिज कर दी जाएगी, उसकी वजह से हो सकता है, मतलब ये कारण हो सकता है। हमने मृत्यु दर पे कंट्रोल कर लिया, वो कारण हो सकता है, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ये कारण हो सकता है। यानी कहने का मतलब हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उस आधार पर जो डाटा के आधार पर हमने विश्लेषण या निष्कर्ष प्रस्तुत किया, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति का भी एक विशेष गुण कहा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कही जा सकती है। एक सामान्यता का दृष्टिकोण है, जनरलिटी। सामान्यता क्या है? कोई भी वैज्ञानिक पद्धति के जरिए कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो निष्कर्ष कोई विशेष के लिए नहीं बल्कि वो सामान्य के लिए होता है। यह सत्य और सामान्य प्रकृति की खोज पर बल देता है। सामान्य प्रकृति के आधार, विभिन्न तथ्यों के आधार पर सामान्य सिद्धांत व नियमों पर जोर दिया जाता है। कोई विशेष के लिए नहीं बल्कि सामान्य नियम सामान्य परिस्थितियों में लागू होते हैं। यानी यहाँ पर किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है बल्कि सामान्य रूप से सभी के लिए, मतलब उसमें एक जनरलिटी का दृष्टिकोण पाया जाता है। ये जनरलिटी का दृष्टिकोण विशेष रूप से देखा जाता है कि किसी राजा की धरोहर नहीं, किसी देश के धरोहर नहीं, बल्कि वो नियम जो भी किया जाएगा, जो दृष्टिकोण होगा वो सामान्य दृष्टिकोण होगा। ये वैज्ञानिक पद्धति का एक विशेष दृष्टिकोण कहा जा सकता है। तार्किकता का दृष्टिकोण, यहाँ पर तार्किक विचारों पर आधारित अध्ययन पर जोर दिया जाता है। यदि तर्क के आधार पर खरी नहीं उतरती तो उससे मान्यता नहीं जाती। यहाँ पर हम कहते हैं तर्क का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति में केवल तार्किकता पर की बात उतनी नहीं की जाती जितनी अनुभव सिद्ध दृष्टिकोण की जाती, लेकिन फिर भी कोई तथ्य तार्किक आधार पर अगर उचित और उपयोगी मालूम होता है तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं किया जाता। यानी यहाँ पर अनुभव सिद्ध दृष्टिकोण की बात की जाती है, यानी एक तरह से एम्पेरिकल दृष्टिकोण की बात की जाती है, लेकिन जो तार्किक के आधार पर उचित है उसको भी महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अनुभविकता जो किसी से दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को इंद्रिय अनुभव के आधार पर स्वीकार करती है। आँख से क्या दिखाई दे रहा है, कान से कैसा सुनाई दे रहा है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो जैसा महसूस करती हैं प्रत्यक्ष रूप से उसके आधार पर हम निश्चित निष्कर्ष पर करके सर्वे करके दृष्टिकोण एकत्रित करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किसी की जरिए बताई गई बात के आधार पर हम उस बात को सत्य नहीं मानते, हम खुद अनुभव करके, इसीलिए एम्पेरिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अनुभव व अवलोकन के आधार पर पुनः परीक्षित किए जा सकते हैं। यानी हम खुद अवलोकन करें, उसका निरीक्षण करें, उसका परीक्षण करें, तब हम उस बात को सही मानेंगे। तो अनुभवता
के दृष्टिकोण का भी हम वैज्ञानिक पद्धति में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ नैतिक तटस्थता, ये एक बहुत अच्छा गुण कहा जा सकता है कि यहाँ नैतिकता की बात नहीं की जाती। नैतिक आधारों का महत्व नहीं है एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति में। क्या उचित है क्या अनुचित उससे मतलब नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो है, जो होना चाहिए का नहीं, बल्कि जो है प्रेजेंट टाइम में जैसा दिखाई दे रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी से झगड़ रहा है, दो धर्मों में झगड़ा हो रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है। दो ग्रुप में संघर्ष होता है, क्या होना चाहिए कि एकता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, उससे मतलब नहीं। जो जिस रूप में है उसकी बात की जाती, नैतिकता की बात नहीं की जाती। नैतिक दृष्टिकोणों को यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता। संशयवाद, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कही जा सकती है कि यहाँ पर कोई भी रिसर्च की बात जब हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में आती है, तो हम शंका जनित तनाव होता है। जब उन्हीं तनावों को संबद्ध भाषा में रखा जाता है तब वे वैज्ञानिक प्रश्न बन जाते हैं, जिनका हल वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाता है। एक तरह से रिसर्च भी संशयवाद से ही शुरू होती है। हमारे दिमाग में आता है इस समस्या का कारण ये है, कारण है या नहीं है वो एक अलग बात, वो तो टेस्ट करके पता चलता है, लेकिन संशयवाद की बात यहाँ की जाती है। इसके साथ साथ नियंत्रण की बात, नियंत्रण द्वारा सामाजिक विज्ञान और भौतिक विज्ञानों में अंतर किया जा सकता है। देखा जाए तो नेचुरल साइंसेज में, भौतिक विज्ञानों में हम ये देखते हैं कि लैब होती है, लैब में सब कुछ नियंत्रण रहता है, इसके आधार पर टेस्ट किया जाता है। हालांकि हमारे सोशल साइंसेस में नियंत्रण उतना संभव नहीं, लेकिन जब तक कि हम किसी घटना को या समस्या को कुछ भाग को उसको दूसरे रूप में नियंत्रित करके दूसरे भाग में अनियंत्रित कर रूप में देखते हैं, तो उस तब तक हम उस चीज़ को सही ढंग से नहीं समझ सकते। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम उसमें नियंत्रण का संबंध हम वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, सत्यापनशीलता है। यानी कहने का मतलब एक रिसर्च में जब तक कि हम वस्तुनिष्ठता का प्रयोग नहीं करते, एक तरह से विश्वसनीयता का प्रयोग नहीं करते, सत्यापनशीलता का प्रयोग नहीं करते, तो इसका मतलब हम रिसर्च में नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। मतलब रिसर्च करने में हमको इन सब का प्रयोग करना है, इस आधार पर नियंत्रण करना है। क्योंकि अगर हम वस्तुनिष्ठता का दृष्टिकोण नहीं होगा तो रिसर्च में सही डाटा नहीं निकलेगा। तो इसलिए एक तरह से हम रिसर्च में इस रूप में नियंत्रण करते हैं। एक कारक को नियंत्रित करके दूसरे कारक में अध्ययन किया जाता है, तभी हम सही माप कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गांव का अध्ययन करना है, तो एक गांव का अध्ययन कर लिया पहले, फिर वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर एक तरह से बेकारी है, निर्धनता है, फिर वहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया। आफ्टर सम टाइम, पहले अध्ययन कर लिया, एक रिपोर्ट तैयार कर ली, वहाँ शिक्षा का प्रसार किया, शिक्षा के प्रसार के बाद फिर अध्ययन किया, तो दो रूपों में दिखाई देता है। तो एक तरह से हमको वहाँ पर माप संभव है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नियंत्रण करके हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति वास्तव में सामाजिक शोध का एक अहम हिस्सा है। बिना वैज्ञानिक पद्धति के सामाजिक शोध वास्तव में शोध नहीं होके एक सामान्य सर्वे है। इसलिए प्रत्येक रिसर्च में साइंटिफिक मेथड का होना अति आवश्यक है। ठीक, आगे फिर बात करेंगे।